आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये लोक प्रशासन का भाग 9 है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लोक प्रशासन का सीरीज चलाया जा रहा है, सेट लाया जा रहा है, वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा होगा। अगर दोस्त वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका थोड़ा सा व्याख्या, कुछ क्वेश्चनों का हमने व्याख्या भी दे दिया है कि उसमें विस्तार से उस बारे में आप जान सके। दोस्तों, इसके लिए कई किताबों और आपका इंटरनेट मतलब गूगल का भी सहारा लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो दिया जाए प्रामाणिक दिया जाए, अच्छा दिया जाए। अपने तरफ से तो यही प्रयास रहता है कि गलती न किया जाए, लेकिन हो सकता है कि टाइपिंग करने में या कोई मिस्टेक हो तो वहां से गलती आ सकती है। तो दोस्तों, आप भी इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। किताबें पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए और आप कोई और बुक पढ़ते रहिए, लक्ष्मीकांत की, ये सब अच्छी बुक हैं। तो आप इनको प्रीफर कर पढ़ते रहिए। और कुछ पुस्तकों में गलतियां रहती है और इंसान से भी गलतियां होती रहती है। तो अगर गलती हो जाए तो उसको आप संशोधन कर बता सकते हैं, कमेंट कर बता सकते हैं, जिससे कि अगले वीडियो में उसको सुधारा जा सके। तो दोस्तों, इतना हेल्प आप कर सकते हैं तो जरूर किया करिए। और किसी भी मतलब क्वेश्चन के बारे में आपको विस्तार से मालूम है तो उसका जिक्र आप विस्तार से जरूर किया करिए, जिससे कि और जो कंपटीटर हैं, जो और एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए अच्छा होगा। वो भी कुछ जान जाएंगे और आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, उसमें घटाव नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमको पूरा सहयोग देंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 1 है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के मुख्य कार्य का संबंध है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के मुख्य कार्य का क्या संबंध है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है लेखा परीक्षक एवं आय व्यय का लेखा रखना। ऑप्शन बी है आय व्यय का लेखा करना। ऑप्शन सी है लेखा परीक्षण और ऑप्शन डी है अनुदान सहायता करना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, लेखा परीक्षण। ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के मुख्य कार्य का जो संबंध है वो लेखा परीक्षण से है। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। और इस वीडियो में इस क्वेश्चन को विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं उनका जिक्र अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। तो महालेखा जो परीक्षक हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उनका किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जिक्र है? तो अनुच्छेद 148 से 151 तक जिक्र किया गया है, उनके बारे में विस्तार से लिखा गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति जो है उनकी नियुक्ति करते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के, लेकिन उनको जो पद से हटाने का कार्य है वो संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है, जिसका आधार क्या होता है? साबित कदाचार और असमर्थता। अगर कदाचार हो जाए, उनके व्यवहार में जो होता है शिष्टाचार या कदाचार जो होता है, वैसा अगर साबित कर दिया जाए और काम करने में असमर्थता दर्शा दिया जाए, साबित कर दिया जाए, तो उनको उस आधार पे पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उसको हटाने का किसको अधिकार है? तो संसद को, मतलब दोनों सदनों के संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। दोनों जो संसद के दोनों सदन है उनके द्वारा हटाया जा सकता है। और किस आधार पर हटाया जाता है? तो साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं। इसकी पदावधि ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी। मतलब ये 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, और लेकिन यदि ये इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो ये अवकाश ग्रहण करते हैं। मतलब या तो 6 वर्ष पहले हो या तो वो 65 वर्ष पूरा कर लें, तब भी उनको क्या है? पद से निर्मुक्त कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा या हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों की जो संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं, इस बात की संपरीक्षा भी यही करते हैं। ठीक है, जो इनका है कि भारत के या प्रत्येक राज्य के
जो भी संघ साथी जो क्षेत्र हैं उनमें जो संचित निधि होता है उसमें से जो व्यय किया गया उसका भी लेखा जोखा रखना इनका काम है। आगे देखते हैं, नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक राष्ट्रपति या उपराज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण लेखों की भी लेखा परीक्षण करता है, मतलब जांच करता है। जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा, जैसे स्थानीय निकायों का भी जांच करना, लेखा परीक्षण करना, ये है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। और इस बात का जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 151(1) के तहत किया गया है। ठीक है, तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक का क्या कार्य है? केंद्र सरकार के द्वारा जो लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत कर देना होता है, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। और इस बात का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 151(1) के तहत किया गया है। आगे देखते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखता है। मतलब राज्य से संबंधित अगर कोई चीज है तो उसको देगा, राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल जो है विधानमंडल में रखेगा, और राष्ट्रपति जो केंद्र से संबंधित कोई चीज है, केंद्र सरकार का लेखा जोखा है, तो उसको वो राष्ट्रपति को सौंपता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो नियंत्रण एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं वो राष्ट्रपति को कितने परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन करता है। उसमें कौन कौन है ये देख लीजिए। विनियोग लेखा परीक्षा रिपोर्ट एक होता है, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। दूसरा है वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट, और इसके बाद तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो इनको कौन कहाँ देते हैं तीनों? तो ये लेखा जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला नोट है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बनते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक होते हैं वो संसद के लोक लेखा समिति के गाइड भी होते हैं, मित्र भी होते हैं और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थापित है? जो केंद्रीय सचिवालय है भारत का वो कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, आंसर दिल्ली आपका हो जाएगा। केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? दिल्ली है। इसमें ऑप्शन 2 दे दिया है आपको, क्वेश्चन में सिर्फ 2 में से एक ही मिलेगा, कोई दिल्ली या नई दिल्ली। तो दिल्ली में पहले केंद्रीय सचिवालय, तो दिल्ली में ही है। नई दिल्ली में तो पूरा दिल्ली आता है, तो आपका दिल्ली कर लेंगे, पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद ये नई दिल्ली नहीं देना चाहिए, लेकिन दोनों ऑप्शन है तो आप पहला कर लीजिएगा, क्योंकि पहले तो वहीं पे बना था। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य में प्रशासन की सुविधाओं के ख्याल से विभिन्न मंत्रालय और विभागों में बटा हुआ है, अर्थात सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभागों को सम्मिलित रूप से केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। जिसमें मतलब जैसे परमाणु विभाग हो गया, कुछ जैसे उनको नहीं दिया, जैसे विदेश मंत्रालय हो गया, तो ये सब का जो संयुक्त रूप है जो एक है उसको क्या कहेंगे हम? केंद्रीय सचिवालय कहेंगे, जहाँ पे सचिव मुख्य होता है और वो कार्य करता है। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बलवंत राय मेहता अध्ययन टीम ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? बलवंत राय मेहता समिति जो थी उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, किस वर्ष में की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 1956 में, ऑप्शन बी है 1957, ऑप्शन सी है 1958, ऑप्शन डी है 1959 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी सही हो जाएगा, 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपना जो प्रतिवेदन रिपोर्ट है वह 1957 में प्रस्तुत किया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। बलवंत राय मेहता समिति
कब आई थी? जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था? 1952 में। तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच, उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया। मतलब कि एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में लाया गया था और एक था राष्ट्रीय विकास सेवा जो 1953 में लाया गया था। इन दोनों के जो कार्य हुए थे उन कार्यों की जांच करने के लिए जनवरी 1957 में एक समिति का गठन किया जाता है, जिसको बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष थे वो बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की। यहाँ से क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की क्या की? सिफारिश की, जो अंतिम रूप में पंचायती राज्य के रूप में जाना गया। समिति की कुछ जो सिफारिशें हैं वो निम्नलिखित हैं। सिफारिशों को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3 स्तरीय पंचायती राज्य पद्धति की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति में। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, ऐसा कहा गया। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला जो स्तर है उस पर जिला परिषद होनी चाहिए, इस बातों का जिक्र किया गया था। ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिए, मतलब गठन रूप से जुड़े होने चाहिए। और इस समय का जो हमारा पंचायती व्यवस्था है वो लगभग पे इसी पे आधारित है। त्रिस्तरीय पंचायती होता है जो इसी पे ही आधारित है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है इसका, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। आगे कह रहा है रिपोर्ट, सभी योजनाएं और विकास के कार्य इन्हें को सौंप देना चाहिए। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय होने चाहिए। जो जिला परिषद का अध्यक्ष है जिला अधिकारी होना चाहिए, ऐसा इसमें जिक्र किया गया था। आगे देखते हैं, कुछ और बातें हैं। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। आगे ये सब तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो सिफारिश की गई थी उस सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जनवरी 1958 में। ठीक है, आगे है, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश का पहला कौन सा स्टेट है जहां पर पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी? तो वो है राजस्थान। और कठिन क्वेश्चन करेगा तो उसका राजस्थान का जिला पूछ लेगा। तो जिला क्या है? नागौर, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। आंध्र प्रदेश ने भी इस योजना को कब लागू किया था? तो 1959 में। इसके बाद अधिकांश राज्य इस योजना को प्रारंभ किया। आगे देखते हैं, पंचायती राज्य का यथाविधि आरंभ हुआ। पंचायती जो राज्य है उसका कब आरंभ हुआ था ये बताना है। ऑप्शन 1 है 2 अक्टूबर 1957 में, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1959 को, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1967 को। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 का आंसर सी सही हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम हो गया होगा ऊपर से कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य यथाविधि आरंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में। थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए, दोबारा वही है। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज्य की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल
नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। इसके बाद जो है अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अशोक मेहता समिति द्वारा कौन से राज्य के बारे में माना गया है कि वह पंचायती राज्य के कार्यकाल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? अशोक मेहता समिति द्वारा कौन से राज्य के बारे में माना गया कि वह पंचायत राज्य के कार्यकाल का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन 1 है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 5 का सी सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। व्याख्या देख लीजिए। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज्य संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। तो इस समिति की जब गठन हुआ था, कब हुआ था? 1977 में। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1978 में। इसको याद रखेंगे। देश में पतन उन्मुखी पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु इसने जो है 132 सिफारिशें की। इसकी जो प्रमुख सिफारिशों में है वो इस प्रकार है। वैसे तो 132 किया था, हम और देते तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो हम एक एक पे विस्तार से वीडियो ला सकते हैं कि एक एक समिति के बारे में विस्तार से बताया जा सके। लेकिन यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, बस इतना ही पूछता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य पद्धति को द्विस्तरीय में बदलना चाहिए, ऐसा इसने सिफारिश की। अशोक मेहता जो समिति थी उसने कहा, जो बलवंत मेहता समिति आई थी उसका इन्होंने थोड़ा सा उसमें सुधार करने का प्रयास किया कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पंचायती में बदलना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। जिला परिषद को जिला स्तर पर और उससे नीचे मंडल पंचायत को में जो 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले को गांव के समूह में होना चाहिए, इस बात का इन्होंने जिक्र किया। लेकिन दोस्तों उसी समय क्या हुआ, जनता पार्टी की जो सरकार थी वो गिर गई और इसको पूरी तरीके से लागू न कर पाया गया। और कुछ जगह थोड़ा मोड़ा लागू हुआ, लेकिन हर जगह इसको लागू नहीं कर पाए लोग। आगे चलते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रदेश के जिलों में जनगणना का कार्य कराने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अगर प्रदेश में कोई जिला है तो उस जिले का अगर जनगणना होगा तो उसका कार्य कराने का जिम्मेदारी कौन लेता है या किसके पास होता है? ऑप्शन 1 है जिलाधीश के पास, कमिश्नर, पटवारी के पास, तहसीलदार के पास। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। जिलाधीश के पास जो जनगणना कराने का कार्य होता है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन 1 सही है। थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं इसका। प्रधान जनगणना अधिकारी, जो प्रधान जनगणना अधिकारी होता है वो कौन होता है? जिले में जिला अधिकारियों को प्रधान जनगणना अधिकारी नामित किया जाता है। उसके अधिकार क्षेत्र में जनगणना के सुचारू संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं उसके द्वारा ही की जाएगी। वह अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी जिम्मेदार है। जिला जनगणना अधिकारी, ठीक है, यहाँ पे प्रधान जनगणना अधिकारी है, लेकिन यहाँ पे जिला जनगणना अधिकारी है जिसकी नियुक्ति ये प्रधान जनगणना अधिकारी कर सकता है। उपर्युक्त स्तर के अधिकारियों जैसे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को जिला जनगणना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। जिला जनगणना अधिकारी जिला मुख्यालय में प्रधान जनगणना अधिकारी की ओर से कार्य करेगा। जो ये प्रधान जनगणना अधिकारी है उसके तहत ही उसके अंतर्गत की मतलब कार्य करेगा। वह प्रभारी एवं नगर जनगणना अधिकारी के समन्वय एवं नियंत्रण तथा जनगणना कार्यों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों इसको रोककर वीडियो को यहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय से हेनरी फेयोल था। जो हेनरी फेयोल थे व्यवसाय से क्या थे? एक अभियंता, एक वैज्ञानिक, एक अध्यापक, एक चिकित्सा। तो क्या थे? एक अभियंता थे, इंजीनियरिंग किए हुए थे। तो व्यवसाय से हेनरी फेयोल एक अभियंता थे। ऑप्शन 1 सही है। व्याख्या देख लीजिए। हेनरी फेयोल जिनका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1841 में और मृत्यु हुई है 19 नवंबर 1925 को। ठीक है। फ्रांस के हेनरी फेयोल फ्रांस के खनन
इंजीनियर तथा प्रबंध सिद्धांतकार थे। उन्होंने व्यवसाय प्रशासन का समान सिद्धांत विकसित किया, जिसका 20वीं सदी के प्रारंभ में व्यापक प्रभाव पड़ा था। फेयोल पहला व्यक्ति था जिसने प्रबंधन के 4 कार्यों का निर्धारण किया। जो प्रबंधन होते हैं उनका 4 कार्यों का निर्धारण किया, उसमें था नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करना। फेयोल के अनुसार किसी औद्योगिक इकाई के कार्यों को इस प्रकार बांटा जा सकता था। किस प्रकार? तो इस प्रकार बांटा जा सकता है जैसे तकनीकी में, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षा, लेखाकर्म एवं प्रबंधन। उसने यह सुझाव दिया कि एक प्रबंध में जो गुण होने आवश्यक है, प्रबंधक में जो गुण होने आवश्यक है वे हैं, कौन कौन से गुण होने चाहिए एक प्रबंधक में? शारीरिक, नैतिक, शैक्षणिक, ज्ञान और अनुभव। उसका मानना था कि प्रबंधन का वह सिद्धांत जो संगठन के प्रचालन का सुधार में सहायक हो सके, जिसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। आगे देखते हैं, इसको आप रोककर अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्त। अधिकांश रूप से अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उसने प्रशासन की अवधारणा को विकसित किया। उसके द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत 1917 में प्रकाशित पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जेनरली में विस्तार से चर्चा किया गया है। जो 14 सिद्धांत दिए हैं वो मतलब एक पुस्तक है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जेनरली में उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। 1949 में यह अंग्रेजी में मतलब हुआ प्रकाशित हुआ। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के शीर्षक से भी प्रकाशित हुआ है। उसके योगदान के कारण ही उसे सामान्य प्रबंधन का जनक कहा जाता है। तो हेनरी फेयोल को सामान्य प्रबंधन का जनक भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, यह तर्क किसने दिया था कि प्रशासन का विषय एक विश्वव्यापी महत्व का है? यह किसने तर्क दिया था कि प्रशासन का विषय एक विश्वव्यापी महत्व का है? ऑप्शन ए है टेलर ने, ऑप्शन बी है फेयोल ने, ऑप्शन सी है वुडरो विल्सन ने, ऑप्शन डी है व्हाइट ने। तो किसने कहा था दोस्तों? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, ये फेयोल महोदय ने ही कहा था। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, अगर हमारी सभ्यता टूट जाती है तो वास्तव में यह प्रशासन की असफलता ही होगी, यह कथन किसका है? अगर हमारी सभ्यता टूट जाती है तो वास्तव में यह प्रशासन की असफलता ही होगी, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है फेयोल का, ऑप्शन 2 है व्हाइट का, ऑप्शन 3 है वेलेस डान हेम का और ऑप्शन 4 है पॉल पिगर्स का। तो किसका यह कथन है दोस्तों? तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, व्हाइट का। यह कथन किसका है? व्हाइट महोदय का है। आगे चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का लेखक कौन है? दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है वाल्डो, ऑप्शन बी है मेरियम, ऑप्शन सी है साइमन, ऑप्शन डी है व्हाइट। तो आंसर दोस्तों वाल्डो हो जाएगा, ठीक है, वाल्डो आंसर हो जाएगा। दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के लेखक जो है वाल्डो महोदय हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ पुस्तकों के बारे में इनको आप देख लीजिए कि ये पुस्तकें कौन सी है। ये इनकी पुस्तक है क्लिफोर्ड ड्वाइट वाल्डो एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे और शायद आधुनिक लोक प्रशासन में भी परिभाषित, मतलब इनका आधुनिक लोक प्रशासन में भी बहुत बड़ा योगदान है, प्रसिद्धि इन्होंने पाई थी। इनकी एक पुस्तक है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो है, और ये पुस्तक का पूरा नाम है अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1948 में पब्लिश हुई थी। तो इसको आप याद रखेंगे और इधर इंग्लिश में भी दिया है। अगला है लोक प्रशासन का अध्ययन, ये 1955 में हुआ है, जिसे ये हिंदी में है और इसका ये जो नाम है वो इंग्लिश में है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा, रोक कर इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब पुस्तकें आप गूगल पे भी सर्च कर देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है प्रशासन पर परिप्रेक्ष्य। प्रशासन पर परिप्रेक्ष्य नामक भी तीसरी पुस्तक है जो 1956 में प्रकाशित हुई है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे है संगठन और प्रशासन पर उपन्यासकार, दो दुनियाओं के बीच संबंधों की जांच, ये 1968 में प्रकाशित हुई थी।
द नोवेलिस्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंजरी इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ल्ड्स। तो ये है इंग्लिश में कुछ लोग तो याद कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग देखते रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों, तो वहाँ पे कर लेंगे। आगे देखते हैं, ये 5वां नंबर है पुस्तक का। लोक प्रशासन में विचार और मुद्दे, आइडियाज एंड इशू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो प्रकाशित हुआ है 1953 में। और इधर 6 नंबर पुस्तक है, इसको देख लीजिए। और 7 नंबर है और 8 नंबर ये वाला पुस्तक है, और इसी तरह सब है, आप इसको देख लीजिएगा। आप रोक कर इसको कर सकते हैं, रोक लीजिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, तो इसको जो 1971 में हुआ है। तो ये सब पुस्तकें थी, इनको आप नोट कर लीजिए, रोक कर नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको मिल जाए। अच्छा मटेरियल है ये सब। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा जो प्रयास है वो पसंद आया होगा। अगर प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगे कि हाँ थोड़ा भी मेहनत किया जा रहा है आपको क्वेश्चन देने में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन से वैसे भी वीडियो नहीं मिल पाते हैं और तथ्य भी बहुत कम मिल पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो ये प्रयास है आप लोगों के लिए कुछ लाभदायक सिद्ध हो रहा है, तो आप वीडियो पे अभी देख रहे हैं इस समय, तो लाइक तो एक दोस्त बनता है, तो इसलिए आप लाइक कर दें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। नमस्कार।